हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स। सबसे पहले बता देता हूँ, माय नेम इज़ महेंद्र। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये अभी हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। दिस विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम। आपको ईयरफोन लगा के सुनते रहना है और आपके सब कंसेप्ट्स क्या होते रहेंगे, कवर होते रहेंगे। डन। यस सर। चैनल पे नए हो तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल हेल्प मी अलॉट। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या सर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वगैरह है क्या? नहीं, ये एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, एक फॉर्मेट है जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन क्या दोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोगे। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा आपने कितना कमाया है? तो आप खुद जाके डिपार्टमेंट को दोगे कि मैंने इतना कमाया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, इतना कमाया है सैलरी से, इतना कमाया है बिजनेस से। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, चेकिंग करेगा। बहुत सारे असेसीज के लिए अलग अलग तरीके के ITR के फॉर्म होते हैं, जैसे ITR 1 2 3 4 5 6 7 7 अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं। आपको वो नहीं समझना है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने 7 फॉर्म के डिटेल्स दिए हैं, किसको कौन सा फॉर्म भरना होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 139(1). किस किस पर्सन को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है इनकम टैक्स में, मतलब तुमको तो करना ही पड़ेगा। तो पहला, कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है। जहां जहां पार्टनरशिप फर्म आएगा वहां वहां LLP आएगा, एक्सक्लूडिंग एक दो सेक्शन में 44AD और 44ADA। करेक्ट है। इनको तो कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है, भले ही आपका इनकम 1 रुपया है, 100 रुपया है, लॉस है, प्रॉफिट है, कुछ भी है, तुमको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म को। दूसरा, अगर आपका टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6A का डिडक्शन और 54 सीरीज के एग्जाम्शन, बेसिक एग्जाम्शन से ज्यादा है तो तुमको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। मतलब आप हो, आपका टोटल इनकम कितना है, अगर बेसिक एग्जाम्शन से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अभी आपको पता है सर टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, पांचों हेड का इनकम लेंगे तो 5 हेड में कुछ डिडक्शन भी तो होते हैं। हाँ सर, जैसे कैपिटल गेन में 54 वगैरह के डिडक्शन होते हैं। तो ये 5 हेड का नेट इनकम आ गया, जिसको GTI बोल सकते हैं, उसमें से डिडक्शन लेस कर देंगे तो ये टोटल इनकम आ जाएगा। तो अभी आपका 2.5 लाख रुपया कहाँ से देखा जाएगा पता है? 2.5 लाख रुपया बेसिक एग्जाम्शन किससे ज्यादा होना चाहिए, ये टोटल इनकम लो, इसमें ये डिडक्शन ऐड करो और इसमें कैपिटल गेन में जो 54 सीरीज के एग्जाम्शन मिलते हैं वो भी ऐड कर दो। ये तीनों का टोटल आपके बेसिक एग्जाम्शन से अगर ज्यादा है, आपके लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख, उससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फिर कुछ न्यू कंडीशन आई थी बीच में। न्यू कंडीशन मतलब अभी तो नई नहीं रही, 1-2 साल पहले नई थी। 1:2:1 के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1 क्या है, अगर आप अपने करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा, सिर्फ करंट अकाउंट में बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर देते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर देते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आप करते हो 1 लाख रुपए से ज्यादा तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। 1 लाख पूरे साल में, या तो 1 करोड़ रुपए एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, या 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल, या 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। करेक्ट है, यस। फिर नोट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आप R&OR हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि आपका कंडीशन वगैरह मेट नहीं हो रहा है। फिर भी अगर आप ये काम कर देते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप बेनिफिशियरी ओनर हो या आप बेनिफिशियरी हो कोई भी असेट में जो कि फॉरेन में है, इंक्लूडिंग फिनेंशियल एसेट। असेट मतलब कोई फॉरेन में घर है उसका क्या हो, दुबई में कोई फ्लैट है जिसके आप बेनिफिशियल ओनर हो या फिर बेनिफिशियरी हो। इंक्लूडिंग फिनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या आप कोई बैंक अकाउंट में क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, आउटसाइड इंडिया ऑब्वियस सी बात है, या फिर आपकी साइनिंग अथॉरिटी है
ओनली एज अ बेनिफिशियल ओनर आउटसाइड इंडिया। साइनिंग अथॉरिटी मतलब आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह में पार्टनर हो, आपकी साइन चलती है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बट अगर समझो ए ने बी की इनकम दिखा दी तो फिर बी को रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। मतलब समझो ए जिस बेनिफिशियल ओनर की जगह बेनिफिशियरी ने रिटर्न फाइल कर दिया, उसने अपने इनकम दिखा दी, टैक्स भर दिया, दूसरे वाले को नहीं है। बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, रीड कर लीजिए। फिर बात करते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब क्या है, कब तक आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना है। तो अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो कि सीए, सीएस, सीएम में इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है तो 30 नवंबर है। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है पर यह आपके अंदर एप्लीकेबल ही नहीं है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कंपनी हो या ऑडिट होता है आपका कोई भी कानून में, इनकम टैक्स या कोई दूसरे कानून में, या आप ऐसे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो जिसका ऑडिट होता है तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। और अगर कोई और केस है तो 31 जुलाई। याद कैसे करने का तरीका कैसे, सबके लिए यही है 31 जुलाई, सबके लिए 31 जुलाई है। 3 लोगों के लिए 31 अक्टूबर है। किन किन लोगों के लिए, कंपनी के लिए, या फिर कंपनी का ऑडिट हो या नहीं हो 31 अक्टूबर है, या ऐसा पर्सन जिसका ऑडिट होता है, या ऐसा पार्टनर, ऐसी पार्टनरशिप फर्म का जिसका ऑडिट होता है, उनके लिए 31 अक्टूबर है। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो तो 30 नवंबर है। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट की। सेक्शन 234A का इंटरेस्ट, अगर आप रिटर्न, मैं बोल रहा हूं सर मैं रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करूंगा, क्या कर लोगे, तो 2 गवर्नमेंट काम करेगी। एक तो 234A का इंटरेस्ट लगाएगी, दूसरा 234F का फीस लगाएगी। इंटरेस्ट कब लगेगा, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट जानना है तो 3 चीजें पता होनी चाहिए, अमाउंट पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए और पीरियड पता होना चाहिए। अमाउंट, जो आपका टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। रेट 1% पर एनम पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होगा। और पीरियड, जब से आपका ड्यू डेट क्रॉस हो गया वहां से लेके जब आपने एक्चुअल रिटर्न भर दिया वहां तक आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। समझो सर मैंने रिटर्न भरा ही नहीं तो क्या होगा, जब आपका असेसमेंट कंप्लीट होगा वहां तक आपका रिटर्न, आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, सिंपल इंटरेस्ट। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग टिल एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग, जब आपका ड्यू डेट था वहां से लेके जब आपने एक्चुअल कर दिया। अगर आपने एक्चुअल फाइल किया ही नहीं तो जब तक असेसमेंट कंप्लीट मतलब चेकिंग कंप्लीट होता है तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अमाउंट वेयर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज डिटरमाइंड बाय सेक्शन 143(1) और 143(3), ये क्या है, ये स्क्रूटिनी का बेसिकली असेसमेंट वाला है। और ये क्या है, नॉर्मल इंटीमेशन है। आपको प्रैक्टिकल करते हो तो पता रहेगा। उसमें से ये एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ, ये सब क्या कर दो, लेस कर दो, ये वैसे भी लेस हो जाता है। फिर 234F की फीस की बात करें तो फीस, अगर फीस क्यों लगेगा, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करोगे तो फीस लगेगा। अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट से लेट फाइल किया, मतलब 31 जुलाई आपका ड्यू डेट है, उससे लेट फाइल किया, अगर 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया है तो 5,000 रुपये फीस लगेगा। और 31 दिसंबर के बाद फाइल किया तो 10,000 रुपये फीस लगेगा। बट अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आपका फीस 1,000 रुपीज़ से क्रॉस नहीं हो सकता है। ये एक गवर्नमेंट ने क्या दिया है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। क्लियर? हाँ जी सर। यहाँ पे एक ये बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट में क्या आया है, अमेंडमेंट आया है। तो ये एक बार अभी मैं जो बताऊंगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न का मतलब क्या है, आप अपना रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको टैक्स नहीं भरना, आपको लॉस हो गया वो साल में। लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस को तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले पहले। ड्यू डेट से पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे। अगर रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया तो कैरी फॉरवर्ड भी होगा, सेट ऑफ भी होगा। रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया, मतलब ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो सेट ऑफ तो हो जाएगा, मतलब पिछले साल से कोई आया है ये साल में लॉस, वो सेट ऑफ हो जाएगा पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। लॉस रिटर्न जो है वो आपको फाइल करना पड़ेगा इन हिज ओन इंटरेस्ट। मतलब समझो आपने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था सर, टाइम पे फाइल करना था, तो गवर्नमेंट ने कानून में ही लिख दिया है आपको टाइम पे फाइल करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुझे नोटिस नहीं मिला। करेक्ट है, हाँ जी सर। फिर बात करते हैं 139(4) बिलेटेड रिटर्न। देखो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होता है, तो लॉस रिटर्न यानी क्या है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा।
4 कंधे पे रिटर्न आ रहा है, बी रिलेटेड रिटर्न लेट के आ रहा है, तो ये बी रिलेटेड का मतलब क्या है, आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया है, इसको क्या बोला जाएगा, बी रिलेटेड रिटर्न बोला जाएगा। मतलब ड्यू डेट चली गई है, अब आप उठ के आ रहे हो कि सर मेरा रिटर्न ले लो, मेरा रिटर्न ले लो, तो आप कब भर सकते हो, हाँ भर सकते हो। फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन अ ड्यू डेट, इसको बी रिलेटेड रिटर्न बोल सकते हैं। और कब तक बी रिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है वो मैं बताता हूँ। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड या ध्यान से समझो, आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया, बाद में पता चला आप कुछ डालना भूल गए थे या फिर आपने कुछ गलत चीजें डाल दी थी जो पहले रिटर्न फाइल किया था उसमें, तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपने गलत चीजें कर दी थी, गलत इंफॉर्मेशन डाल दी थी, तो आप क्या करो, रिवाइज कर दो रिटर्न। अगर रिवाइज करेंगे तो या बी रिलेटेड रिटर्न सर जिंदगी में कभी तक भी भर सकते हैं जब तक हमारी मर्जी है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आप या तो जब आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है वो डेट ले लो, या फिर जब आपका असेसमेंट ईयर खत्म होता है उससे 3 महीने पहले पहले तक आप क्या कर दो। देखो असेसमेंट ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च को होगा, 31 मार्च 22 को होगा, करेक्ट है, 23 को होगा। असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है, तो 31 मार्च 23 को क्या होगा, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा। तो उसके 3 महीने पहले मतलब 31 दिसंबर 2022 ये डेट, या जब आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है, दोनों में से अर्लियर पीरियड तक आप क्या कर सकते हो, रिटर्न बिलेटेड फाइल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये क्या है, अमेंडमेंट है, ये है अमेंडमेंट। पहले क्या होता था, पहले एंड ऑफ असेसमेंट ईयर होता था, अभी असेसमेंट ईयर से 3 महीने पहले पहले तक आपको क्या कर देना है, फाइल कर देना है। फिर बात करते हैं डिफेक्टिव रिटर्न की। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, रिटर्न डिफेक्टिव तब माना जाएगा जब आपने या तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं भरा है, मतलब आपको ITR 1 भरना था आपने 4 भर दिया, या आपने टैक्स का प्रूफ अटैच नहीं किया है, मतलब आपने चालान नहीं ऐड किया है, या आपने 44AB का रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है। 44AB का रिपोर्ट मतलब टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। अगर आप भरते हो डिफेक्टिव रिटर्न तो असेसिंग ऑफिसर आपको 15 दिन के अंदर अपॉर्चुनिटी देगा कि वो आप रेक्टिफाई कर दो डिफेक्ट को, या फिर एक्सटेंडेड टाइम देगा अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया। और अगर नहीं करते हो, जिद पे अड़ जाते हो, अड़गल बन जाते हो, तो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद रिटर्न। रिटर्न के साथ आपको क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ेगी। एग्जाम्प्ट इनकम का शेड्यूल देना पड़ेगा कि आपके कौन कौन, समझो PPF में से इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, भले ही टैक्स नहीं भरना पर दिखाना तो पड़ेगा। आपके पास एसेट कौन कौन से है, अगर देखो बेसिकली ये सिर्फ उनके केस में होता है जिनका 50 लाख से ज़्यादा इनकम होता है, उनके लिए क्या होता है, एसेट का नेचर, जैसे आपके पास LIC पॉलिसी कितनी है, आपके पास कार कितनी है, ज्वेलरी कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, सब दिखानी पड़ती है। अगर आपके पास बैंक का अकाउंट कितने हैं, क्रेडिट कार्ड कितने हैं, उसकी डिटेल दे दो। कितने खर्चे, अगर कोई प्रिस्क्राइब की है कि ये खर्चों का डिटेल देना पड़ेगा तो वो दे दो। अगर कोई और आउटगोइंग प्रिस्क्राइब की है तो वो दे दो, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन का रिटर्न फाइल करते हो तो आपको कौन कौन से डिटेल देनी पड़ेगी, तो ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ऑडिट रिपोर्ट जो 44AB का है वो आप फाइल कर देना पड़ेगा आपको। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, आपका ऑफिस का डिटेल देना पड़ेगा, पार्टनर का नाम और एड्रेस, और मेंबर अगर AOP BOI है तो उसका नाम और एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 139B, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। ये CS एग्जीक्यूटिव के लिए बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है। TRP क्या होता है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट योजना के तहत बोला कि आप अगर बड़े असेसी नहीं हो तो आपका रिटर्न TRP भी फाइल कर सकता है, जो कि CA वगैरह नहीं होगा, पर नॉर्मल आदमी होगा TRP का कोर्स करके क्या कर सकता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर बन सकता है, और आपका रिटर्न वो फाइल कर सकता है, और उसको साइन वगैरह का भी क्या दिया जाएगा, मौका, चांस दिया जाएगा। TRP will assist the person furnishing the return and affix his sign on such return। TRP कौन नहीं होंगे, CA TRP नहीं बन सकता। लीगल प्रैक्टिशनर जो कि लॉयर है, जो कि सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो क्या नहीं बन सकता, TRP नहीं बन सकता। उसके बाद ऐसा ऑफिसर जो कि जिस बैंक में, समझो मेरा करंट अकाउंट है, वो बैंक का ऑफिसर क्या नहीं बन सकता, TRP नहीं बन सकता। और चौथा पॉइंट है एम्प्लॉई ऑफ अ पर्सन अदर देन कंपनी और पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू ऑडिट। मतलब कोई भी एम्प्लॉई क्या नहीं हो सकता, TRP नहीं हो सकता, पर अदर देन मतलब एक्सेप्शन है, अगर कंपनी है या कोई पर्सन है जिसका ऑडिट वगैरह होता है और वो रिटर्न फाइल करता है तो उसका एम्प्लॉय चल सकता है। नोट्स की बात करें तो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही TRP बन सकते हैं, कंपनी नहीं बन सकती, फर्म नहीं बन सकती, सिर्फ इंडिविजुअल HUF
क्या बन सकते हैं, टीआरपी बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो आप बीकॉम होने चाहिए, मतलब बैचलर होने चाहिए कोई भी, या फिर आपने इंटर लेवल का एग्जाम सीए और सीएमए का क्लियर किया रहना चाहिए। सीएस वालों ने इसीलिए सिलेबस में नहीं डाला बिकॉज यहाँ पे आईसीएसआई का एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम शायद नहीं दिया है। थर्ड पॉइंट, टीआरपी कैन नॉट फाइल रिटर्न ऑफ अ पर्सन कैरिंग पीजीबीपी या ऑडिट वाला एसएससी एंड नॉन रेजिडेंट। टीआरपी 3 लोगों का रिटर्न नहीं फाइल कर सकता। पहला पीजीबीपी जिसका बिजनेस का इनकम है, दूसरा जिसका ऑडिट होता है, तीसरा जो नॉन रेजिडेंट है। टीआरपी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न ऑफ अ पर्सन ओनली फॉर हुम ही हैज फाइल्ड ओरिजिनल रिटर्न। सिर्फ वही रिटर्न, समझो मैंने रिटर्न फाइल किया, उस पर कुछ गलती थी, अभी मैं टीआरपी के पास जाता हूँ, भाई रिवाइज कर दे, नहीं कर सकता। वो वही रिटर्न रिवाइज कर सकता है अगर ओरिजिनल रिटर्न उसने फाइल किया है। बात करते हैं 139AA आधार कार्ड। आपको अभी अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आधार नंबर देना ज़रूरी है, नहीं पहले से पैन नंबर है तो लिंक करना ज़रूरी है। एक्चुअल तो अभी 31 मार्च है ड्यू डेट लिंक करने का पैन कार्ड और आधार। 139AA डज नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब आधार कार्ड इन लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैम स्टेट के लोग हो, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम या मेघालय, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप इंडिया में रहते नहीं हो, या आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो, या आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा, अभी भाई क्या आधार कार्ड लेके कर लोगे, तो वो लोगों को गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई मत लो, चलेगा। अगर JNK, आसाम, मेघालय वाले हो, नॉन रेजिडेंट हो, नॉन सिटीजन हो, 80 साल से ज़्यादा हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड लेने की। अगर आप आधार नंबर को और पैन नंबर को कुछ नहीं कराते लिंक, तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन कार्ड की बात करें, पैन फॉलोइंग पर्सन हैव टू अप्लाई फॉर पैन, इन लोगों को कंपलसरी अप्लाई करना ही पड़ेगा पैन कार्ड के लिए। अगर आपको टैक्स भरना है अपनी खुद की इनकम के लिए या किसी और की इनकम के लिए, तो आपको पैन कार्ड लेना ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट हो, आपको पैन कार्ड लेना ज़रूरी है। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या आपका टर्नओवर बिजनेस के केस में देखा जाता है, ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन के केस में देखा जाता है, मतलब सेम होता है। आपको कितना पैसा मिला पूरे साल में, अगर 5 लाख से ज़्यादा मिला है, आपको पैन अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप रेजिडेंट हो अदर देन इंडिविजुअल एंगेज इन अ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन अमाउंट, आप इंडिविजुअल को छोड़ के कोई दूसरे रेजिडेंट हो और आपका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आप लेन देन करते हो पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको पैन लेना ज़रूरी है। और पांचवा, कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, बेसिकली क्या है, अगर कोई कंपनी है तो उसका MD, HUF है तो उसका कर्ता, ट्रस्ट है तो उसका ट्रस्टी, पार्टनरशिप फर्म है तो उसका पार्टनर, बेसिकली जो बड़े लोग होते हैं उनको पैन कार्ड लेना ज़रूरी है। आपको कुछ केसेस में कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, पैन कार्ड को कोट करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी खरीदते बेचते हो अदर देन 2 व्हीलर, मतलब रिक्शा से लेके ट्रक तक कुछ भी खरीदते बेचते हो, तो आपको पैन कार्ड कोट करना पड़ेगा। अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हो, आपको पैन कार्ड को कोट करना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेते हो, आपको पैन कार्ड कोट करना पड़ेगा। और अगर आप डीमैट अकाउंट लेते हो, ओपन करते हो, तो आपको पैन कार्ड कोट करना पड़ेगा। याद कैसे रखें, याद बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले गाड़ी का, फिर बैंक अकाउंट खोल रहे हो, बैंक अकाउंट खोलोगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो लोगे ही, और शेयर का ट्रेडिंग करोगे तो डीमैट अकाउंट। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करोगे, तो ये ट्रांजैक्शन करोगे तो पैन कार्ड कोट करना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट को या होटल को बिल एक टाइम में 50,000 से ज्यादा कैश में दोगे तो पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। अगर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, एक टाइम में 50,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हो, पैन कार्ड दे के करना पड़ेगा। और अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो, ये तो आपने भी देखा रहेगा, अगर बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपने अगर 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराने जाते हो, तो वो लोग पैन कार्ड का कॉपी मांगते हैं। फिर अमाउंट मोर देन 50,000, यहाँ पे ऊपर क्या था, कैश में ये 3 ट्रांजैक्शन करोगे तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि कैश नहीं, अगर 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर दिया तो पैन देना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल फंड को खरीदते हो फॉर परचेस ऑफ यूनिट, उसके लिए पेमेंट करते हो तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, उसके बॉन्ड या डिबेंचर खरीदने के लिए 50,000 से ज़्यादा, तो पैन देना पड़ेगा। और अगर पेमेंट RBI को कर रहे हो उसके बॉन्ड परचेस करने के लिए, बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड यूनिट बॉन्ड ही है, मतलब बॉन्ड या यूनिट खरीदने के लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करते हो तो पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। और लास्ट में अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो ये केस में, तो पैन देना पड़ेगा। अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो सिक्योरिटी अदर देन लिस्टेड शेयर, लिस्टेड को छोड़ के अनलिस्टेड शेयर को खरीद बेच रहे हो और 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा।
बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि रिवीजन है, इसको बार बार सुनोगे तो रट्टा हो जाएगा, 4-5 बार सुन लो सब कुछ याद हो जाएगा। नोट्स की बात करें, अगर आप माइनर हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपका पास पेन नहीं होगा, माइनर को पेन नहीं मिलता, 18 साल का उम्र होना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स का या गार्जियन का क्या कर सकते हो, पेन दिखा सकते हो। कहाँ कहाँ पे पेन दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपको परक्यूजिट्स वगैरह का डिटेल देना है या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का डिटेल देना है, ये सैलरी में सीखेंगे क्या होता है अगर एम्प्लॉय को, तो वहाँ पे पेन देना पड़ेगा। हर एक टीडीएस के सर्टिफिकेट पे पेन देना पड़ेगा, हर एक रिटर्न इनकम टैक्स के ऊपर आपको पेन देना पड़ेगा, और जितने भी स्टेटमेंट पे इनकम टैक्स एक्ट में स्टेटमेंट इश्यू होते हैं उसमें क्या देना पड़ेगा, पेन देना पड़ेगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 140A। देखो, रिटर्न फाइल का मतलब क्या है, आप खुद क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को डिटेल दे रहे हो कि भाई ये लो मेरा डिटेल, आप क्या करो, चेकिंग करो कि मेरा सही है या नहीं है। मैं सेल्फ असेसमेंट करके, खुद का चेकिंग करके क्या करूंगा, डिटेल्स डालूंगा और वो रिटर्न क्या करूंगा, इनकम टैक्स को दे दूंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, टैक्स अगर कुछ आ रहा है, इंटरेस्ट अगर कुछ आ रहा है, फीस कुछ आ रहा है, तो रिटर्न फाइल करने से पहले ही उसका पेमेंट कर देना है। अगर कोई अमाउंट, समझो टोटल आपने 10,000 रुपये का पेमेंट किया है, जिसमें टैक्स था 5,000 रुपया, इंटरेस्ट था 4,000 रुपीज़, फीस था 3,000 रुपीज़। तो सबसे पहले पैसा एडजस्ट, ये 10,000 कम है, टोटल कितना चाहिए, 12,000 चाहिए, ये कम है ना 10,000। तो सबसे पहले किसके सामने एडजस्ट होगा, सबसे सामने पहले फीस के सामने एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट के सामने एडजस्ट होगा, फिर कुछ बचता है तो किसके सामने एडजस्ट होगा, टैक्स के सामने एडजस्ट होगा। 234B का इंटरेस्ट भी आपको देखना पड़ेगा, ये एडवांस टैक्स चैप्टर में सीखेंगे। और अगर रिटर्न नहीं टाइम पे फाइल करते हो तो आप असेसी इन डिफॉल्ट मान लिए जाओगे। ये चैप्टर 1 में मैंने बताया था, असेसी इन डिफॉल्ट मानोगे जाओगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगा। अभी लास्ट सेक्शन ये चैप्टर का कर लेते हैं, सेक्शन 140, कौन पर्सन क्या करेगा, रिटर्न ऑथोराइज करेगा। अभी जो ये नेक्स्ट पार्ट है, मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था, पीछे कुछ साउंड आ गया तो मुझे बंद करना पड़ा। ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या बात करता है, ये बात करता है आपने रिटर्न भर दिया, अभी आपको साइन करना पड़ेगा ना, तो अलग अलग सिचुएशन में कौन साइन करेगा। तो बेसिकली इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल के रिटर्न पे कौन साइन करेगा। तो देखो, हर एक सर्कमस्टेंसेस में इंडिविजुअल खुद करेगा, बट अगर वो इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है तो कौन करेगा। तो या तो इंडिविजुअल खुद कर सकता है, अगर खुद नहीं कर पा रहा है तो वो जिसको अथोराइज करेगा बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, वो क्या कर देगा, रिटर्न फाइल कर देगा। अगर इंडिविजुअल समझो पागल है, मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जिससे वो सही नहीं है दिमाग से, तो वो कौन करेगा। तो ऐसा गार्जियन या पर्सन जो कॉम्पिटेंट है करने के लिए, वो क्या कर देगा, उसका रिटर्न वेरीफाई कर देगा। अगर वो इंडिया के बाहर है और एनी अदर रीज़न, या तो वो इंडिया से बाहर है या फिर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है, तो वो केस में वो जिसको अथोराइज करता है बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, वो क्या कर देगा, रिटर्न फाइल कर देगा। तो सबसे पहले मैंने बताया हर एक सर्कमस्टेंसेस में इंडिविजुअल खुद करेगा, बट वो खुद ना कर पाए तो कौन करेगा। वो अगर खुद ना कर पाए, अगर वो इंडिया से बाहर है तो वो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा वो कर देगा। अगर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो उसका गार्जियन कर देगा, और अगर आउटसाइड है तो कौन कर देगा, आउटसाइड या एनी अदर रीजन है तो क्या कर देगा, कोई भी पर्सन जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी से अथोराइज करता है वो कर देगा। एचयूएफ के केस में बाकी हर सर्कमस्टेंसेस में करता करेगा, पर समझो करता इंडिया में नहीं है, एब्सेंट है, तो कोई और एडल्ट मेंबर, मतलब 18 साल से ऊपर वाला कर लेगा। अगर करता मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो भी कोई एडल्ट मेंबर क्या कर देगा, वेरीफाई कर देगा। लोकल अथॉरिटी के केस में उसका प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, रिटर्न वेरीफाई करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस पे उसका सीईओ क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। और अदर एसोसिएशंस कोई है तो उसके केस में उसका प्रिंसिपल ऑफिसर या मेंबर जो है वो रिटर्न वेरीफाई कर देंगे। यहां तक तो क्लियर है। हाँ जी सर। नीचे आते हैं, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो बाकी सब केस में तो पार्टनरशिप फर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर है वो रिटर्न फाइल करेगा। अगर मैनेजिंग पार्टनर जो है वो नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म में समझो मैनेजिंग पार्टनर ही नहीं है, तो कोई भी पार्टनर कर सकता है, पर माइनर नहीं कर सकता, 18 साल से कम वाला नहीं कर सकता। और अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर सकता रिटर्न वेरीफाई ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, तो कोई और पार्टनर जो कि माइनर नहीं है वो रिटर्न वेरीफाई कर देगा। एलएलपी के केस में,
एलएलपी के केस में जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होगा वो रिटर्न वेरीफाई करेगा। अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर या कोई पर्सन जो प्रिस्क्राइब किया है वो रिटर्न फाइल कर देगा। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई नहीं कर सकता रिटर्न ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, तो कोई ऐसा पार्टनर या ऐसा पर्सन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या कर देगा, रिटर्न वेरीफाई कर देगा। कंपनी के केस में अदरवाइज कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन क्या करेगा, रिटर्न वेरीफाई करेगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं तो कोई डायरेक्टर या कोई पर्सन जो प्रिस्क्राइब्ड है अगर वो नहीं कर सकता तो भी सेम करेक्ट है। अगर कंपनी नॉन रेजिडेंट है तो जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है वो क्या करेगा, रिटर्न वेरीफाई करेगा। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चला गया है और नया पर्सन कोई अपॉइंट हुआ है एज अ रिसीवर, तो वो केस में जो लिक्विडेट कर रहा है कंपनी को, लिक्विडेटर रिटर्न वेरीफाई करेगा। वाइंडिंग अप मतलब बंद होने के तरफ चला गया है। अगर मैनेजमेंट कंपनी का गवर्नमेंट ने टेकन ओवर कर दिया है तो जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो रिटर्न वेरीफाई कर देगा। अगर कंपनी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी क्या हो चुका है, एडमिट हो चुका है उसका एप्लीकेशन, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो रिटर्न क्या कर देगा, वेरीफाई कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो रिटर्न फाइलिंग का आपका चैप्टर मेरे हिसाब से हो गया है ख़त्म। अभी यहाँ पे एक्चुअली वो चार्ट बनाने के लिए पेज रखा हुआ था, AMT आ गया, ये ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो चलो यहाँ पे रिटर्न वाला चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, सेक्शन 139(1) सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लॉस रिटर्न वगैरह है वो सब इंपॉर्टेंट है, लॉस बिलेटेड रिवाइज इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट और फीस, इसके ऊपर तो MCQ बनने के सबसे ज़्यादा चांस है। और लास्ट में वेरिफिकेशन वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट तो देखो सब है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा, सर ये पढ़ लिया ख़त्म नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आज मैं आपको राज की बात बताता हूँ। देखो CA CS CMA प्रोफेशनल एग्जाम में पास होने का एक ही तरीका है। पहला तरीका है रिविज़न करो, रिविज़न करो, रिविज़न करो, रिविज़न करो। उसका तो मैंने आपको दे दिया है, आप इसको सुनते रहो, आपका रिविज़न होता रहेगा। सेकेंड चीज़ है, इसका आपको टैक्स के पेपर में खासकर एप्लीकेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स में। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करोगे तो ये जितना भी सुनोगे हो सकता है आपको काम आएगा, ऐसी बात नहीं है, पर शॉर्ट काम आएगा एग्जाम में, ये ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ज़रूरी है, रिटर्न क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी है। तो जैसे ही आप मेरा रिवीजन सुनते हो आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और क्लास में अपने सब क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किए थे, एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं मॉड्यूल के, RTP MTP वगैरह सब कुछ, तो वहाँ पे तो हो चुका है, ठीक है। पर क्वेश्चंस क्लास की बात ही नहीं है, क्वेश्चंस करना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि थियोरी पढ़ने से ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकल सॉल्व हो गए, करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो को डन करता हूँ। रिटर्न फाइलिंग छोटा चैप्टर है, फटाफट हम लोग ने रिविजन कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, बिकॉज उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि आपका यहाँ से फटाफट रिवीजन हो सकता है। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।